नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये आपकी एथिक्स केस स्टडी की वीडियो सीरीज है एंड दिस इज योर क्लास 5 कक्षा नंबर 5। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा है केस स्टडीज क्या होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। मैंने आपको केस स्टडीज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको 4 सलाह दी थी। इसके अलावा कुछ आपको तरीके भी बताए थे कि कैसे आंसर में आपको लिखना चाहिए ताकि आपको केस स्टडी में ज्यादा अंक प्राप्त हो सके। हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ केस स्टडीज को देखा। केस स्टडी के जो आंसर होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि केस स्टडी के तरीके कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस स्टडीज आर देयर। मैंने आपसे कहा था कि ब्रॉडली 6 तरीके होते हैं या 6 कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला है जिसमें कि आप एक ब्यूरोक्रेट का रोल निभा रहे होंगे। दूसरा है जिसमें आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के रोल में होंगे। तीसरा है जिसमें कि आप एक आम नागरिक हो सकते हैं। चौथा है जिसमें कि आप एक प्रोफेशनल हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा। पांचवा अप्लाइड एथिक्स का केस हो सकता है, जिसमें कि आपसे केस स्टडी ना सॉल्व करा के किसी करंट अफेयर के इशू पे एथिकल एंगल के आर्गुमेंट्स मांगे जा सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि इस घटना को या फिर इस टॉपिक को एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्गुमेंट करिए, बताइए क्यों सही है, ये क्यों गलत है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। और लास्ट में हम लोगों ने ये देखा कि कहीं पे आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी भी आ सकती है, जहां पे आपको कोई रोल दिया जा सकता है या ना भी दिया जाए, लेकिन आपके सामने एक प्रॉब्लम को रख दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका सॉल्यूशन बताओ कैसे होगा। तो सॉल्यूशन बताने के टाइम पे आपको अपने जीएस पेपर 1, 2, 3 को भूल जाना है। सिर्फ पेपर 4 को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस लिखने हैं। थोड़ा बहुत जीएस पेपर 1, 2, 3 से आप पिकअप कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का पार्ट पिकअप कर लिया जीएस 3 से। जीएस 2 से आपने थोड़ा पॉलिटिकल पार्ट पिकअप कर लिया। जीएस 1 से आपने थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट पिकअप कर लिया, थोड़ा सोसाइटी का पार्ट पिकअप कर लिया एंड सो ऑन। ठीक है, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब देखिए, हम लोगों ने जो देखा था 6 तरह के केस स्टडीज, उसमें सबसे पहला था आपका ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट। तो हम लोग ये करेंगे कि इस क्लास में ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए उनको देखेंगे। जो मैंने आपको पहली क्लास में सलाह दी थी कि एग्जामिनेशन से पहले आधे घंटे के लिए एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा। वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में क्या क्या चीजें आपको डालनी है, उन टर्म्स का जिक्र अभी किया जाएगा आज के क्लास में और अगले कुछ क्लासेस में। तो आज हम लोग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग हर सेक्टर या हर टाइप ऑफ केस स्टडी में व्हाट आर दी वैल्यूज लिस्ट, उसको देखेंगे। एग्जाम्पल्स वो भी दूंगा मैं आपको। डिलेमास देखेंगे, उसका एग्जाम्पल दूंगा, उसका लिस्ट दूंगा आपको। और टिपिकल सिचुएशंस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे उसको भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विद वैल्यूज लिस्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट। ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल सर्वेंट हो या इवन एक सर्विंग पॉलिटिशियन हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर, नौकरशाही, नॉट अफसरशाही, नौकरशाही, कोई भी इंसान जनता का नौकर है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज होने ही चाहिए। ठीक है, आपके केस स्टडी में अगर आपको आईएएस या आईपीएस बनाया जाता है तो आप एक जनता के नौकर हैं, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। तो आपके अंदर कुछ सर्टेन वैल्यूज होने चाहिए। अब ये सर्टेन वैल्यूज कौन कौन से होते हैं ये आपको देखना है। इसके लिए यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में, यानी जहां से कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बोरोड है, वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था नोलन कमेटी। इस नोलन कमेटी ने 7 वैल्यूज दिए हैं फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए इसने 7 वैल्यूज दिए। आपको नोलन कमेटी और ये 7 वैल्यूज पढ़ना है, याद रखना है फॉर योर एथिक्स पेपर, फॉर योर पॉलिटी पेपर एज वेल एज फॉर योर एसे पेपर। इसका यूज आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब ये जो 7 वैल्यूज है उनका नाम आपको याद रखना है। नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम है जो कि मैंने बनाया है खुद के लिए। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं तो इसी के थ्रू काम चलाता हूँ।
हिज ओला ओ, हिज ओला ओ में क्या है, H इज फॉर ऑनेस्टी, I इज फॉर इंटीग्रिटी, S is for selflessness, O is for openness, L is for leadership, A is for accountability, another O is for objectivity. ये 7 फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट नोलन कमेटी ने दिया था। काफी टाइम हो गया इस कमेटी को, अब तो कोई रीसेंट कमेटी नहीं है, बहुत पुरानी कमेटी है। ठीक है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये 7 वैल्यूज नोलन कमेटी ने दिया। नाउ हमारे यहाँ सरकार में एक मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स के अंदर आता है। डीओपीटी कैडर कंट्रोल होता है सारे आईएएस ऑफिसर्स का। सरकार में जितने भी ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर होते हैं उन सभी का मैनेजमेंट और उन सभी की ट्रेनिंग डीओपीटी के थ्रू होती है। इसे कार्मिक विभाग भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कार्मिक विभाग। ठीक है, डीओपीटी ने भी कई बार स्टडी किया है कि क्या क्या वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है इन अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मोस्टली डीओपीटी ने जो वैल्यूज दिए हैं वो भी इन 7 वैल्यू से कॉन्कर करते हैं। थोड़ा बहुत एक दो आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, वो भी हम लोग ड्यूरिंग एथिक्स पार्ट ए के स्टडी में देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 7 वैल्यूज नोडल कमेटी ने दिए हैं उन 7 वैल्यूज को सभी लोग मानते हैं, सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल बेसिक 7 फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो कि हर सिविल सर्वेंट में होना ही चाहिए। और फाउंडेशनल क्यों है? क्योंकि यहीं से आपके कैरियर की शुरुआत होती है। नींव, जिसपे नींव रख सकते हैं आप, इट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन, जड़। ठीक है, तो आइए एक एक करके हर वैल्यू को देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऑनेस्टी। अब सबसे पहला सवाल कि भाई ऑनेस्टी होती क्या चीज है? व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन है कि ऑनेस्टी इज द क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड सिंसियरिटी। ट्रूथफुलनेस का मतलब हमेशा सच बोलना, और सिंसियरिटी का मतलब सतत सच बोलना, हमेशा सच बोलना। मतलब अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्टी हिंदी में कहते हैं ना इसको ईमानदारी, दैट इज व्हाट ऑनेस्टी इज। आप लोगों ने एक टर्म भी सुना होगा या फिर आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ट्रूथफुलनेस का मतलब सच्चा, और सिंसियर का मतलब हमेशा, ऑलवेज, यानी कि निष्कपट। तो अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो आप ऑनेस्ट हैं। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आप लोगों ने बचपन में सुना होगा। बट एक सवाल ये है कि क्या ऑनेस्ट होना सफिशिएंट है? क्या अगर कोई ऑनेस्ट है तो उतना ही सफिशिएंट है उसके लिए? क्या ऑनेस्ट लोग अच्छे लोग होते हैं? क्या सारे ऑनेस्ट लोग अच्छे लोग हैं? क्या सारे अच्छे लोग ऑनेस्ट लोग भी होते हैं? ये आपके सामने 2-3 सवाल है। इसका जवाब है कि इवन थीव्स कैन बी ऑनेस्ट। चोर भी ईमानदार हो सकते हैं। इवन थीव्स कैन बी लॉयल टू देयर बॉस। इवन थीव्स कैन बी ऑनेस्ट, इवन थीव्स कैन बी लॉयल। तो सिर्फ ऑनेस्ट होना काफी नहीं है। अब थीव्स ऑनेस्ट कैसे होते हैं? देखिए, मान लीजिए कि 4 चोरों का एक समूह है, कहीं लूटने गया और ये लूट करके 1 करोड़ रुपए ले आया। ठीक है,
मान लीजिएगा लूटने के पहले इनमें ये डिसाइड हुआ था कि सभी को 25% हिस्सा मिलेगा, और लूटने के बाद सभी लोगों को अगर 25 लाख मिल भी जाता है तो इसका मतलब दे आर ऑनेस्ट थीव्स, ईमानदार चोर है। चोरी करेंगे लेकिन जो डिसाइड हुआ है, जो हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सच बोलेंगे और निष्कपटता के साथ आपस में बांट लेंगे। दैट इज ऑनेस्टी। दिस इज ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, तो इवन थीव्स कैन बी ऑनेस्ट, इवन करप्ट पीपल कैन बी ऑनेस्ट। वो ऑनेस्टली करप्शन करेगा, उसको जहां मौका मिलेगा वो करप्शन करेगा, एकदम ऑनेस्टली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑनेस्टी इज। सर्टेनली ऑनेस्टी अपने आप में कंप्लीट टर्म नहीं होता। खैर एनीवेज, आपको अगर एग्जांपल चाहिए ऑनेस्टी तो आप क्या कह सकते हैं? यू कैन से आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। ठीक है, कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है मेरा। ही वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, आप और एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था श्री एम विश्वेश्वरैया के बारे में, बिल्कुल ऑनेस्ट साइंटिस्ट। आप उनका नाम ले सकते हैं, श्री एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्ट पीपल, बिल्कुल ऑनेस्ट। ठीक है, तो अगर ऑनेस्टी अपने आप में कंप्लीट नहीं है तो फिर कौन सी क्वालिटी है जो कि अपने आप में कंप्लीट है? दैट इज वेयर इंटीग्रिटी कम्स इन। इंटीग्रिटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएड वैल्यू, सबसे ज्यादा मूल्यवान वैल्यू है। इंटीग्रिटी सबसे अधिक मूल्यवान मूल्य है। ठीक है, इट इज द मोस्ट वैल्यूड वैल्यू फॉर अ सिविल सर्वेंट। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो हिंदी में देख लीजिए, इसका मतलब होता है आपका अखंडता, सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी फ्यूज्ड विथ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। फ्यूज्ड विथ स्ट्रॉन्ग मोरल principles which are unwavering. Which are unwavering. Unwavering का मतलब बदलते नहीं है, चाहे कैसी भी हालत हो। जिसकी इंटीग्रिटी है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, जिसकी इंटीग्रिटी है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है। It is the quality of being honest along with strong moral principles which are unwavering. मतलब उसकी इंटीग्रिटी does not depend upon circumstances. वो है ईमानदार तो है, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का लालच दे तो ही ईमानदार है और 1 करोड़ का दे तो ईमानदार नहीं। ईमानदार है तो ईमानदार है, अखंड है, उसके मूल्य अखंड है तो अखंड है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं ना हिंदी में कि हर कोई बिकता है, बस दाम बताना चाहिए। जिसके पास इंटीग्रिटी है कभी नहीं बिकेगा, कभी नहीं झुकेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। मतलब जिसका ईमान बिल्कुल पक्का है, जिसका ईमान बिल्कुल पक्का है। आप लोगों को एग्जांपल लेता हूं मैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सरफरोश नाम की, आमिर खान की। ठीक है, ये मूवी अगर नहीं देखी तो देखिएगा जरूर। इसमें आमिर खान एक आईपीएस ऑफिसर ही है, उसकी कहानी दिखाई जाती है उसमें अच्छे तरीके से, कैसे वो आईपीएस बना, आईपीएस बनने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना किया, और बहुत रियलिस्टिक कहानी है। आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा देखने में। इस मूवी में आमिर खान का एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है जो कि मुसलमान है। तो जब वो नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा होता है तो एक विलेन मुसलमान उसके पास आता है और बोलता है कि तुम तो अपने कौम के हो तो फिर पुलिस का साथ क्यों दे रहे हो। मतलब बेसिकली वो विलेन ये चाह रहा था कि इसको धर्म के रास्ते भटका करके अपनी तरफ ले आऊं, इसको
धर्म के थ्रू गुमराह करके पुलिस वाले को अपनी तरफ ले आऊं। तो पुलिस वाले में इंटीग्रिटी होती है। आप मूवी देखिएगा, यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट कैरेक्टर। तो वहां पे एक वो डायलॉग बोलता है, क्या बोलता है आपको बताता हूं मैं। देखिए, एक तो विलेन मुसलमान है और एक आपका हीरो मुसलमान है। विलेन मुसलमान हीरो मुसलमान को बोलता है कि यार तुम तो अपने कौम के हो, तो पुलिस का साथ क्यों दे रहे हो। तो हीरो मुसलमान उसको बोलता है विलेन को कि अपना कौम तुम जानते भी हो मुसलमान का मतलब क्या होता है। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान हर हालत में चट्टान की तरह मजबूत है और शबनम की तरह पाक है, यानी जिसका ईमान कभी डगमगा नहीं सकता, उसे कहते हैं मुसलमान। ये डायलॉग है उस मूवी का। अब मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिसका ईमान कभी नहीं डगमगा सकता, दैट पर्सन इज हैविंग इंटीग्रिटी इनसाइड हिम और हर। मैं डायलॉग डिलीवरी करने में बहुत पुअर हूँ। इतना बड़ा डायलॉग, इतने अच्छे डायलॉग को बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया। प्लीज डोंट माइंड इट। ये मूवी जरूर देखिएगा, यू विल थॉरोली एंजॉय दिस मूवी। इट विल बी अ गुड ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज ऑल्सो। और आपको जानने को मिलेगा कि रियल लाइफ में आईपीएस ऑफिसर के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। इट इज अ वेरी गुड मूवी, मस्ट वॉच फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो ईमान जो है आपका अखंड होना चाहिए, उसे कोई तोड़ने की कोशिश करे कभी नहीं टूटे। भले ही आपके सामने कोई भी लालच लाके कोई रख दे, आपका ईमान कभी नहीं टूट सकता। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी। ठीक है। अब ऑनेस्टी वर्सेस इंटीग्रिटी में अगर आपसे पूछा जाए क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस अब क्लियर है ना। यू नो द डिफरेंस कि इंटीग्रिटी इज अ क्वालिटी हायर देन ऑनेस्टी, because integrity means honesty along with strong moral principles which are unwavering, which cannot be changed. जो इंसान अपने ईमान से कभी धोखा नहीं कर सकता, जो इंसान अपने ज़मीर को कभी धोखा नहीं दे सकता, वही इंसान के पास इंटीग्रिटी होती है। ठीक है, एक तो ये अंतर है। एक आपको कोट में देता हूं, जिस कोट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इज telling truth to others. Honesty is telling truth to others, while integrity is telling truth to oneself. This quote also shows difference between honesty and integrity. तो ऑनेस्टी जो है, अगर आप हर किसी को सच बोलते हैं तो आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन क्या आप खुद से भी सच बोल रहे हैं? अगर आप खुद से सच बोल रहे हैं तो आपके पास इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी इज ऑलवेज अ हायर कॉन्सेप्ट देन ऑनेस्टी। ठीक है। तो अगर आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें, तब उसको ऐसे बना सकते हैं, इंटीग्रिटी इज अ मच हायर क्वांटिटी एंड क्वालिटी देन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी is slightly inside integrity, but एक छोटा सा एरिया ऑनेस्टी का बाहर भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि even thieves can be honest, people can be honest without integrity। ये रेड वाला पोर्शन उसी को दिखाता है कि ऑनेस्टी बट विदाउट इंटीग्रिटी। ठीक है, ऑनेस्टी बट विदाउट इंटीग्रिटी। आइए अब इंटीग्रिटी के कुछ एग्जांपल्स को नोट डाउन करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है श्री अशोक खेमका का। श्री अशोक खेमका का नाम सुना आप लोगों ने, आईएएस ऑफिसर, हरियाणा कैडर आई थिंक। इनके करियर में इनका ट्रांसफर शायद 50 बार से ज्यादा बार भी हो चुका है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड मल्टीपल टाइम्स। इनका एग्जाम्पल आप लोग कोट कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड मल्टीपल टाइम्स। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो इंटीग्रिटी है वो किसी भी सिस्टम को रास नहीं आती। इनकी इंटीग्रिटी इतनी हाई और इतनी पक्की है कि जहां पे भी जाते हैं सिस्टम को दिक्कत होने लगती है।
क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली उस सिस्टम का ऐसा इंप्रेशन बना हुआ है कि बिना घूस दिए काम नहीं होगा, अच्छे लोगों के लिए सिस्टम नहीं है, ऐसा एक इमेज बना हुआ है। और ये इमेज जो बना है पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहते हैं आए दिन हमारे आमने सामने, कि हमें याद करना पड़ता है कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है। एनीवेज, तो अशोक खेमका जी हैज बीन ट्रांसफर्ड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज हिज इंटीग्रिटी is not liked by many people. लोग चाहते हैं कि उनके अनुसार काम हो, लेकिन ये अपने हिसाब से काम करते हैं, जो इनको सही लगता है अपने हिसाब से काम करते हैं, तो हर बार इनका ट्रांसफर हो जाता है। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, ट्रांसफर्स एक ऐसी चीज है जिससे कि आप लोगों को डर लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपके ऊपर एक इंटेंस पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है। हर चीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, 2-3 एमपीज होंगे, 3-4 एमएलएज होंगे जो कि हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। फिर हर पार्टी का कोई ना कोई जिला अध्यक्ष होता है, स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से परेशान करते रहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आप अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सुने सबकी, लेकिन करेंगे अपने मन की। ठीक है, तो ट्रांसफर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने इस डर को भी छोड़ दिया तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई पॉलिटिशियन कितना भी बड़ा हो, कोई क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, अगर आपने अपने अंदर के ट्रांसफर के डर को मार दिया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके करियर में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मान लीजिए आप आईएएस बन जाते हैं और मान लीजिए आपको राजस्थान कैडर मिल जाता है, अरे तो आपका ट्रांसफर राजस्थान के अंदर ही तो कहीं ना कहीं करेगा ना, राजस्थान के बाहर तो कर नहीं सकता। बस आपको इस बात का डर अपने दिमाग से निकाल लेना है। मैं आपको थोड़ा साइड ट्रैक होके एक कहावत लिखाता हूँ, आप लोग जरा एंजॉय कीजिएगा इसको। देखिए, लाइफ में 2 चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं, जन्म और मरण। ठीक बात, ठीक है। लेकिन एक बार आप ब्यूरोक्रेट बन गए तो आपके लाइफ में 3 चीजें बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, एक जन्म, एक मरण, और इसके बीच में ट्रांसफर। मतलब बर्थ, ट्रांसफर्स एंड डेथ, ये आपके लाइफ में फिक्स हो जाएगा। अगर एक बार आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आपने जहां अपने मन के चलाने की कोशिश करी, आपका ट्रांसफर तुरंत हो जाएगा। ऐसा कई बार हो चुका है लोगों के साथ। ठीक है, आइए आपको एक और मैं कोट देता हूं। ये कोट पता नहीं किसने दिया, समझ लीजिए मैंने ही दिया एक तरह से, बस ऐसे ही दिमाग में आया, लेकिन जो एक्चुअल कोट है वो आपको बताता हूं अभी। एक्चुअल कोट जो है उसमें आप लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि देयर इज नथिंग सर्टेन इन लाइफ एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। ये एक बहुत फेमस लाइन है जो कि वाकई में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। दिस इज ट्रू। अब इनके इस लाइन को किसी इंडियन ब्यूरोक्रेट ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, किसी इंडियन ब्यूरोक्रेट ने, किसी भारतीय नौकरशाह ने इनके इस लाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और कहा कि फॉर अ ब्यूरोक्रेट देयर इज नथिंग सर्टेन एक्सेप्ट डेथ, टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स। किसी इंडियन ब्यूरोक्रेट ने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। तो मिस्टर अशोक खेमका ट्रांसफर मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज इंटीग्रिटी ओनली, एंड ही इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज इंटीग्रिटी। इसी तरह से एक बहुत फेमस आईपीएस अधिकारी भी हैं,
जिनका कि कई बार ट्रांसफर हुआ। उनका नाम है मिस्टर नरेंद्र नाथ, तो शायद रिटायर हो गए होंगे। उनका नाम है मिस्टर नरेंद्र नाथ, बिकॉज ऑफ हिज इंटीग्रिटी ओनली। ठीक है, इंटीग्रिटी के और कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप लोगों ने उनका नाम सुना है, लेट, अब तो खैर जीवित नहीं रहे, लेट श्री सत्येंद्र नाथ दुबे। लेट श्री सत्येंद्र नाथ दुबे एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज नाम से परीक्षा लेता है यूपीएससी, जो कि इंजीनियर्स लोगों के लिए होता है। उसमें श्री सत्येंद्र नाथ दुबे आईआईटी कानपुर से पढ़े थे, सिविल इंजीनियर, क्वालिफाई हुए और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इनकी भर्ती होगी, सरकारी पोस्ट पे, ग्रुप ए पे। ठीक, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट एक है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, साल 2000 के आसपास की बात है, श्री सत्येंद्र नाथ दुबे ने इस प्रोजेक्ट में कुछ करप्शन डिस्कवर कर लिया। उनको पता चल गया कुछ करप्शन हो रहा है, और ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उस करप्शन का हिस्सा बनने के लिए। इनकी इंटीग्रिटी बिल्कुल मेंटेन थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पत्र लिखा उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद इनकी हत्या हो जाती है। श्री सत्येंद्र नाथ दुबे वाज किल्ड, ब्रूटली मर्डर्ड, शॉट डेड। तो इनकी जब हत्या हो जाती है, उसके बाद जब खबर आती है इनकी हत्या की, तब ये सब पता चलता है कि इन्होंने एक पत्र भी लिखा था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट में, जो धांधली हो रही थी उसको उजागर करते हुए। शायद इसीलिए इनको मार दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इनमें इंटीग्रिटी थी, करेज भी था, तब इन्होंने पत्र लिखा। इनमें करेज भी था, तब इन्होंने पत्र लिखा। इंटीग्रिटी थी, तभी ये पत्र लिखा। उस करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तभी ये पत्र लिखा। एक और एग्जांपल दे सकते हैं इंटीग्रिटी में आप लोग, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है, अगेन लेट श्री शानमुगम मंजुनाथ। शानमुगम मंजुनाथ, ये भी एक बहुत ही यंग ऑफिसर, आईआईएम से एमबीए करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो इनकी यहाँ पोस्टिंग थी, इन्होंने डिस्कवर किया कि वहां पे पेट्रोल में एडल्टरेशन बहुत हो रहा है, यानी पेट्रोल में मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है। इन्होंने इस बात को उजागर करने की कोशिश करी। एक बार ये सरप्राइज रेड करने जा रहे थे किसी पेट्रोल पंप पे, लेकिन इनकी भी हत्या हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भी अपनी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और पेट्रोल माफिया जो होते हैं, जो पेट्रोल में मिक्स करके कम दाम पे पेट्रोल को बेच देते हैं, उनसे लोहा लेने की कोशिश करी और इनका भी मर्डर हो गया। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है मंजुनाथ नाम से। So these are some of the brilliant examples of people who have shown integrity even in adverse situations. जिनके ऊपर आप जितना भी प्रेशर डाल लें, ये झुकने वाले नहीं, ये टूटने वाले नहीं, उसे कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, मैंने आपको थोड़े से एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए हैं, बट एक्सट्रीम एग्जांपल देके मैं आपको यही पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं कि इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि कितने भी एक्सट्रीम सिचुएशंस हो, कितने भी खराब सिचुएशंस हो, आप नहीं टूटेंगे, आप नहीं झुकेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी इज ऑल अबाउट। आइए इंटीग्रिटी के बारे में आपको एक चीज और बताता हूं मैं। आप लोग जब सिविल सेवा ज्वाइन कर लेंगे तो आप सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आए, तो आपका हर साल एक असेसमेंट रिपोर्ट भरा जाता है। हर साल आपका एक असेसमेंट रिपोर्ट भरा जाएगा, जिसमें कि आपका बॉस आपके बारे में लिखेगा कि आप कैसे वर्कर हैं,
आप में क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, आपको और क्या प्रशिक्षण चाहिए, वगैरह वगैरह। इसमें जब वो भर रहा होगा तो एक जगह आपके बॉस को लिखना होता है कि आपकी इंटीग्रिटी कैसी है। एक जगह आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर उसको कमेंट लिखना होता है। इसमें यूजुअली लोग लिख देते हैं बियॉन्ड डाउट, मतलब आपकी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल ईमानदार और सत्यनिष्ठा से काम करने वाले अफसर हैं। बियॉन्ड डाउट के अलावा अगर कुछ भी लिख दिया गया यहाँ पे तो उसको एडवर्स कमेंट मान लिया जाता है, कि मतलब आपके बॉस को आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है। और अगर आपके बॉस ने आपके असेसमेंट रिपोर्ट में इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट कर दिया तो आपका कैरियर वहीं खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है आपके सारे गुनाह माफ कर सकती है, लेकिन अगर आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठ गया तो सरकार आपको माफ नहीं करेगी, आपको नौकरी से निकाल देगी, आपके खिलाफ इंक्वायरी तो जरूर बैठेगी। इसीलिए इंटीग्रिटी इज द मोस्ट वैल्यूड वैल्यू फॉर अ सिविल सर्वेंट। सबसे अत्यधिक मूल्यवान मूल्य है ये सिविल सेवा अधिकारियों के लिए, इससे ज्यादा मूल्यवान कोई मूल्य नहीं। ठीक है, आपके असेसमेंट रिपोर्ट में इंटीग्रिटी को लेकर के हमेशा चौकन्ने रहिएगा। आपकी इंटीग्रिटी पे कभी कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट में आते हैं। दिस इज अबाउट योर इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आइए सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस क्या होता है? सेल्फलेसनेस का मतलब होता है सेल्फिश का अपोजिट। अब सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फलेसनेस? एक सेल्फलेस पर्सन कौन है? वो पर्सन जो कि निस्वार्थ है, जिसमें कि अपना भला देखने का कंपल्शन नहीं है, जो कि पहले समाज का भला देखता है, दूसरों का भला देखता है, उसे कहते हैं सेल्फलेस पर्सन, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, तो जो सेल्फलेस पर्सन है, he will always put others before self, put others before self। और एक ब्यूरोक्रेट के लिए अदर्स कौन है? सोसाइटी। तो ब्यूरोक्रेट शुड ऑलवेज पुट सोसाइटी बिफोर सेल्फ। अगर खुद को कुर्बान करने से ही सोसाइटी की सर्विस होती है तो अच्छा ब्यूरोक्रेट वो भी करेगा, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट वो भी करेगा। सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, सेवा, सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, मतलब आप भारत के प्रशासन की सेवा करते हैं। आप भारतीय पुलिस सेवा में, मतलब कि आप समाज की सेवा करने के लिए भारत पुलिस में भर्ती हुए हैं। तो सेवा जो है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस। सेवा करने के लिए आपको चाहिए कि आप सोसाइटी को खुद से तो ऊपर रखें और खुद को नीचे रखें। दैट इज कॉल्ड सर्विस बिफोर सेल्फ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सेल्फलेसनेस जो है, यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा निकलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे स्कूल्स के बाहर एक बहुत छोटा सा फ्रेज लिखा होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। उसमें लिखा होता है एंट्री फॉर एजुकेशन, एग्जिट फॉर सर्विस। मतलब आप स्कूल में इंटर करिए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, और फिर स्कूल से बाहर जाइए सेवा करने के लिए। आप इसमें इंटर करिए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए और बाहर जाइए सेवा करने के लिए। मतलब शिक्षार्थ, प्रवेश, सेवार्थ, निकास। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्रेजेस है ना, इनका बहुत महत्व है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। जैसे देखिए बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसी में देखिए कितना गहरा मीनिंग छुपा हुआ है।
और आप इस फ्रेज का यूज कहाँ नहीं कर सकते? जीएस पेपर 1 में कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 में कर सकते हैं, एसए में कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं। ठीक है। एनीवेज, अगर आपसे कहा जाए गिव अस एग्जांपल ऑफ सेल्फलेसनेस बिहेवियर, सेल्फलेस बिहेवियर का एग्जांपल दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कैन बी लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। बिल्कुल सेल्फलेस बिहेवियर, इन्होंने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जब भी सोचा सिर्फ और सिर्फ कंट्री और सोसाइटी के बारे में सोचा। ही सैक्रिफाइस्ड हिज एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर इंडिया। इन्होंने अपना सारा साइंटिफिक मैनूवर, सारा साइंटिफिक परसूट इस तरह डेडिकेट किया इंडिया के लिए कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। आप लोगों ने इनकी बुक पढ़ी होगी, विंग्स ऑफ फायर। नहीं पढ़ी तो इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, या मैं आपको इसकी समरी दे दूंगा। आप इस विंग्स ऑफ फायर को कोट कर सकते हैं अपने एथिक्स के केस स्टडी के आंसर में, अपने एथिक्स के पार्ट ए के आंसर में, एसए में, इंटरव्यू में। आपने पढ़ा होगा इंडिया 2020, इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इंडिया को सुपर पावर बनाया जा सकता है बाय 2020। तो गुड एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस बिहेवियर। ठीक है, गुड एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस बिहेवियर। और भी एग्जांपल आपके सामने आ सकते हैं, जैसे एक आईपीएस ऑफिसर है संतोष कुमार मिश्रा। ही इज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश कैडर। इन्होंने क्या किया कि अपने पुलिस के डेली रूटीन से भी वक्त बचा करके, जो भी वक्त बचता है, he started to teach poor children अब देखिए, teach poor children in his free time। एक तो वैसे ही पुलिस सर्विस बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है। पुलिस सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सर्विसेज इन इंडिया। अगर आपका चयन भारतीय पुलिस सेवा में होता है तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की सर्विस में रहते हुए भी, उत्तर प्रदेश कैडर में रहते हुए भी, ही हैज बीन एबल टू फाइंड ए टाइम, या जो भी वक्त बचता है उस वक्त में गरीब बच्चों को पढ़ाता है। दिस शोज सेल्फलेस बिहेवियर, मतलब खुद के लिए जो वक्त बच रहा है उस वक्त को भी इन्होंने समाज के न्योछावर कर दिया कि बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं। तो अपने डेली के बिजी शेड्यूल के बाद जो टाइम बचता है उसमें फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों का, फ्री मेडिकल एडवाइस देते हैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। दिस इज अगेन अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस बिहेवियर। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर बैकग्राउंड के आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस बिहेवियर। निस्वार्थ, निस्वार्थ। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए, ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या होता है? When do you say that a person is open? ओपननेस का हिंदी में तो होगा खुलापन, लेकिन टेक्निकली बेसिकली मीन्स पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय ओपननेस? आप कब कहते हैं कोई पर्सन में ओपननेस क्वालिटी है? जब वो पर्सन आपसे कोई ऐसी चीज नहीं छुपाता जो कि आपको पता होना चाहिए। कोई इंसान आपसे क्या बात करता है और क्या छुपाता है वो उस इंसान का डिसीजन है, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसी बात छुपाई जा रही है जो कि आपको पता होना चाहिए तो फिर वो ओपननेस नहीं है। ओपननेस के लिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। अभी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है वैसे, बट आपने नाम सुना होगा, यू सगायम, आईएएस ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु कैडर। बेसिकली प्रमोटी आईएएस ऑफिसर। ठीक है, इनके लिए ओपननेस का एग्जांपल मैंने इसलिए चुना है इनको, क्योंकि इन्होंने एक बार क्या किया
कि अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा खुद ही ऑनलाइन डाल दिया कि भाई दुनिया के लोगों देख लो मेरे पास संपत्ति के नाम पे क्या क्या चीजें हैं, बैंक में कितना पैसा है, घर कहाँ पे है और जेब में कितने पैसे हैं। इनसे किसी ने नहीं कहा था कि आप अपना संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पब्लिक के लिए डाल दिया, इन्होंने खुद ही डाल दिया, आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल, आउट ऑफ हिज ओन वोल्यूशन, खुद ही डाल दिया। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करने से ये फर्क पड़ता है कि समाज के लोगों को ये मैसेज जाएगा कि ये जो साहब है इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा खुद ही पब्लिक डोमेन में डाल दिया है कि कल को किसी को डाउट ना हो कि मैं कोई करप्शन करता हूं। ये साहब ओपननेस दिखाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और ओपननेस दिखाने से क्या फायदा होगा? यू सगायम डिस्क्लोज्ड हिज assets details to public। ठीक है, गुड एग्जाम्पल फॉर ओपननेस। अब देखिए पारदर्शिता से क्या फायदा होगा? Why is openness required for bureaucrats? Why is it required for civil servants? इसलिए कि when a bureaucrat is showing openness behavior, तो जो सोसाइटी है it will have many benefits। पहला तो ये सोसाइटी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी जो कि वो डिजर्व करते हैं जानना, एंड यू नो इंफॉर्मेशन इज पावर, यू नो दैट इंफॉर्मेशन इज पावर। तो सोसाइटी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। दूसरा, सोसाइटी का जो पब्लिक ट्रस्ट है वो सरकार में बढ़ेगा कि जब सरकार अपने सारे प्रोसेसेस के बारे में जानकारी दे रही है, अपने एसेट डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा सरकार में कि हाँ ये सरकार अच्छी है, ये हमसे कोई बात नहीं छुपाती, इसीलिए हमें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। ठीक। तीसरा क्या है? इट विल सेट अप अ गुड प्रेसिडेंट फॉर अदर्स टू फॉलो। It will set up a good precedent for others to follow। इसीलिए पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी या ओपननेस इज अ रिक्वायर्ड क्वालिटी। ठीक है, आप भी जब IAS IPS वगैरह बनेंगे तो यू शुड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, यू शुड मेंटेन ओपननेस। भले ही आप किसी से भी डील कर रहे हो, कॉमन पब्लिक से डील कर रहे हो, किसी कंपनी से डील कर रहे हो, किसी पॉलिटिशियन से डील कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज मेंटेन ओपननेस इन योर डीलिंग्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए। Next is your leadership। Now what do you mean by leadership? लीडरशिप जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। इसको डिफाइन करना, इसके सारे आयामों को समझना, उस पर थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपको लीडरशिप के कुछ बेसिक क्वालिटीज बता देता हूं कि हु इज अ लीडर। सबसे पहला जो क्वालिटी लीडरशिप का वो होना चाहिए कि ही शुड बी विजनरी, he should inspire confidence, he should be able to take all along, और एक सिंगल फ्रेज जिसमें कि आप लीडरशिप के एसेंस को कैच कर सकते हैं, दैट इज लीड बाय एग्जाम्पल। मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाता हूं यहाँ पे, और बिल्कुल रियल कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी है। साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। आप सभी लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका में, उस वक्त भी वहां पे नस्ल भेद बहुत ज्यादा था। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति बने थे, आई थिंक अबाउट 1993 के आसपास की बात होगी। नया नया कंट्री आजाद हुआ, नए नए राष्ट्रपति बने, पहली बार चुनाव हुए, लेकिन कंट्री में अभी भी नस्ल भेद बहुत ज्यादा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका की अपनी एक रग्बी की टीम थी। आप लोग रग्बी के बारे में जानते हैं क्या है? रग्बी इज अ काइंड ऑफ फुटबॉल ओनली। बहुत फिजिकली स्ट्रेनस फुटबॉल होता है, इसमें बहुत चोट लगती है लोगों को, और बहुत ही रिस्की गेम भी होता है।
तो रग्बी का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा था उस साल का, 1994 या 1995 के आसपास की बात होगी। अब जो रग्बी की टीम थी साउथ अफ्रीका की, उसमें कई सारे व्हाइट प्लेयर्स भी थे और कुछ ब्लैक प्लेयर्स भी थे। नेल्सन मंडेला को ये लगा कि ये जो टीम है रग्बी की, इस टीम में व्हाइट प्लेयर्स भी हैं, ब्लैक प्लेयर्स भी है, तो ये जो टीम है, इट शोज द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका। इट शोज दैट साउथ अफ्रीका इज रियली अ रेनबो नेशन। यहाँ हर रेस के लोग आके रह सकते हैं और एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। बट रियलिटी में उस टाइम पे नस्ल भेद फिर भी था साउथ अफ्रीका में, अपार्थाइड की फीलिंग थी लोगों में। नेल्सन मंडेला ये चाहते थे कि साउथ अफ्रीका नया नया कंट्री है, रग्बी का वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहा है, टीम में व्हाइट और ब्लैक प्लेयर्स दोनों हैं, काश अगर ऐसा हो जाता है कि हमारी ही रग्बी की टीम ये वर्ल्ड कप भी जीत जाती तो कितना अच्छा होता। तो नेल्सन मंडेला ने उस टाइम के रग्बी टीम के जो कैप्टन थे, मुझे पूरा नाम तो ठीक से याद नहीं, फ्रेंच नाम है, फ्रांकोई पीनार, आप लोग एक बार चेक कर लेना, फ्रांकोई पीनार, ये रग्बी टीम जो साउथ अफ्रीका की थी उसके कैप्टन थे उस टाइम पे। ये खुद एक व्हाइट, ही वाज अंग्रेज पर्सन थे ये, ठीक है, ही वाज नॉट अ ब्लैक पर्सन, अंग्रेज पर्सन। इनको बुलाया मिलने के लिए चाय पे, बोला कि आओ मेरे साथ चाय पे चर्चा करो। तो ये साहब गए मंडेला जी से मिलने। मंडेला जी ने एक सवाल पूछा इनसे कि व्हाट इज लीडरशिप। मंडेला ये जानना चाहते थे कि ये जो कैप्टन है, क्या ये सूटेबल है टीम को लीड करने के लिए। तो मंडेला ने ये सवाल दागा फ्रांकोई पीएनआर पे कि व्हाट इज लीडरशिप। फ्रांकोई पीएनआर ने तुरंत एकदम अलर्ट होकर जवाब दिया, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। लीडिंग बाय एग्जाम्पल मतलब एक अच्छा लीडर वो है जो कि आपके सामने सामने उदाहरण दे, खुद करके दिखाए और फिर बोले कि देखो ऐसे करते हैं, अब आओ तुम भी करो। और मजे की बात यह है कि उस साल के वर्ल्ड कप में ये वाली टीम, रग्बी की टीम, फ्रांकोई पीनार के कैप्टनशिप में वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई। रियल स्टोरी। एक मूवी है इनविक्टस नाम से, मैंने देखी है इस मूवी को, मैंने इस मूवी को देखा है तभी आपको ये सब बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में सब कुछ हुआ भी था। ये मूवी इसी घटना के ऊपर आधारित है, कैसे ये लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं। अगर आपके पास वक्त हो जरूर देखिएगा। मॉर्गन फ्रीमैन इज प्लेइंग द रोल ऑफ नेल्सन मंडेला and a very fine actor, Morgan Freeman, and Matt Damon is playing the role of Francois Pienaar. बहुत अच्छी मूवी है, you must watch it. तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये मुझे आपको बताना था। दैट इज व्हाट लीडरशिप इज। लीडरशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, बट लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज वन फ्रेज जो कि रियल लाइफ में आप देखें आपके सामने एग्जाम्पल अवेलेबल है, और ये लोग वर्ल्ड चैंपियन ही बन गए थे। एनीवेज, लीडरशिप के बारे में मैं आप लोगों से 2-3 और चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। और क्या क्या एग्जाम्पल होंगे लीडरशिप के। महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया के कैप्टन। सचिन तेंदुलकर अपने टाइम के वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब सचिन तेंदुलकर को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया तो लोगों को ये उम्मीद थी कि सचिन तेंदुलकर इंडिया की टीम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। फिर सौरव गांगुली को बनाया गया कैप्टन और फाइनली आए महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स एवर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन एज वेल एज कैप्टन एवर। महेंद्र सिंह धोनी के लीडरशिप स्टाइल पे एक इंटरव्यू भी है जो कि आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पे, कि इनका लीडरशिप का स्टाइल क्या है। और कोई बहुत अलग स्टाइल नहीं है, बेसिक चीजें हैं कि जब गलतियां हो तो अपने ऊपर लेना चाहिए, जब सक्सेस हो तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना चाहिए, कभी कोई नेगेटिविटी नहीं फैलने देनी चाहिए। ओके, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लीडरशिप। और बताइए लीडरशिप का एग्जांपल। विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ऐसा लीडर शायद ही कभी दुनिया में हुआ होगा जैसे विंस्टन चर्चिल थे इन ब्रिटेन। एक
बिल्कुल हारी हुई कंट्री को हार से वापस खींच के लाके जिता दिया, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पे, सिर्फ अपने बोलने के तरीके के दम पे। कभी भी पूरे नेशन का मोरल डाउन नहीं होने दिया। और इनसे भी अच्छे लीडर, द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर का एग्जांपल कौन है? गांधी जी। क्यों है आप सभी लोग जानते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं इनके फाइन लीडरशिप क्वालिटीज के। आइए कुछ ब्यूरोक्रेसी में भी एग्जांपल्स देखते हैं लीडरशिप का। सतीश धवन, नाम सुना आप लोगों ने? सतीश धवन, स्पेस सेंटर भी एक है इंडिया में। सतीश धवन वाज मेंटर ऑफ श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। सतीश धवन जी के बारे में एक बहुत फेमस बात यह है कि अब्दुल कलाम आजाद जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, या अब्दुल कलाम आजाद की टीम जो भी एक्सपेरिमेंट करती थी, जब भी फेलियर होता था एक्सपेरिमेंट का, तो हमेशा सतीश धवन जी खुद ही आगे आते थे, मीडिया के सामने बोलते थे कि ये तो मेरी वजह से फेल हो गए। और जब भी सक्सेस होता था एक्सपेरिमेंट का, तो खुद आगे के बोलते थे कि ये सारा क्रेडिट एपीजे को जाता है और उनकी टीम को जाता है। ठीक, अनदर एग्जांपल ऑफ लीडरशिप इन ब्यूरोक्रेसी। आप लोगों ने इनका नाम सुना है? श्री प्रशांत नायर, एन IAS ऑफिसर ऑफ केरला कैडर। इनके कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इनोवेशन के, लीडरशिप के। इनको प्यार से वहां बुलाया जाता है कलेक्टर ब्रो, यानी कलेक्टर भाई, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स। ये जिस शहर में कलेक्टर थे, वहां पे एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, जिस लेक को साफ करने की जरूरत थी। लेकिन साफ करने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे थे, साफ करने के लिए इनफ लोग नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद आगे बढ़ के लोगों से अपील करी कि जो भी शहर का कोई भी इंसान आकर के लेक सफाई करने में मदद करेगा और खुद लेक थोड़ा सा भी साफ करके जाएगा, उसको फ्री में बिरयानी मिलेगी। इनके इस अपील का बहुत ज्यादा असर हुआ और बहुत सारे लोग आगे आए, और कुछ ही दिनों में देखते देखते पूरा लेक साफ भी हो गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्टर पी नरहरी। ही इज ऑल्सो एन IAS ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश कैडर। इनके बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। एक बार क्या हुआ कि मिस्टर पी नरहरी के सामने एक प्रॉब्लम ये आई कि इनके डिस्ट्रिक्ट के कुछ बहुत ही गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने कि पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाना है, लेकिन इनके माँ बाप के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? सरकार के पास भी शायद उस टाइम पे पैसे नहीं थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जनसभा बुलाई और सभी लोगों को संबोधित किया और अपने एड्रेस में लोगों से बीइंग अ लीडर अपील किया कि मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से जो भी चाहे वो आगे आए और इन बच्चों में से जो भी आपको अच्छा लगता हो, कुछ ना कुछ अमाउंट इन सभी बच्चों को देकर जाए अपनी खुशी से, ताकि इनके एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो। उनके इस रिक्वेस्ट को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट करा और उन बच्चों को कुछ ना कुछ डोनेशन दिया, जिससे कि वो लोग अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। सो दिस इज अगेन अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप, कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली खुद नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन आप सोसाइटी के थ्रू सॉल्व करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के नजरों में आप एक लीडर हैं। सोसाइटी के लिए आपका अपना एक सोशल गुड है, आपका अपना एक सोशल कैपिटल है, आपका अपना एक सोशल गुडविल है। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं। ठीक है,
दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। आइए आपको मैं अभी एक छोटा सा होमवर्क देता हूं यहाँ पे, ये आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। You have to find out difference between leadership, management and administration. ये आपका एथिक्स के पार्ट ए खंड क के लिए एक अच्छा सवाल हो सकता है, 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का भी हो सकता है। 10 नंबर का हो तो आपको एग्जाम्पल ज्यादा देने होंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस लाइक दिस। आइए नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं आपको अगेन एक होमवर्क दूंगा, पहले आप लोग इस होमवर्क को करेंगे। होमवर्क ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। You have to find out difference between accountability and responsibility. Again, ये आपके एथिक्स सेक्शन ए या फिर खंड क के लिए एक अच्छा सवाल हो सकता है, वर्थ 5 मार्क्स। ओके, वर्थ 5 मार्क्स। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट भी देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको यहाँ पे एक हिंट भी देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि आप किसी जिला के जिलाधिकारी हैं, वहां पे मिड डे मील स्कीम चल रही है। या मान लीजिए आप बिहार में एक जिला के जिलाधिकारी हैं, आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना था कि मिड डे मील स्कीम में छिपकली मिल गई, जहर मिल गया, कुछ बच्चे मर गए वो खाना खा के मिड डे मील स्कीम में। सरकार की जो एकमात्र स्कीम जो कि बच्चों को सही टाइम पे खाना देती, वो भी उनके स्कूल में, उसमें जहर हो गया, उसमें जहर मिल गया, कुछ बच्चे मर गए हॉस्पिटल में वो खाना खा के। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही खराब बात, बहुत ही बुरी बात। बट मान लीजिए इसमें एक तो आप हैं जो कि डीएम है, और एक वो कुक है जिसने कि ये खाना बनाया, ठीक, या खाना बना के परोसा। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए, इस दुखद बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन अकाउंटेबल है? देखिए, कुक जिसने अपने हाथों से खाना बनाया और खाना परोसा, वो रिस्पॉन्सिबल है। डीएम जिसकी निगरानी में ये पूरा मिड डे मील स्कीम चलता है, इसकी निगरानी में बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन चलता है, वो अकाउंटेबल। अब आपको समझ में आ रहा होगा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या अंतर होता है। Basically, accountability is responsibility along with answerability. Accountability is responsibility along with answerability. ठीक है, responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारी, और accountability का मतलब होता है जवाबदारी। मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा, आप सवालों से बच नहीं सकते। आप डीएम हैं, आपकी निगरानी में मिड डे मील स्कीम में जहर खा के बच्चे मर गए, आप जवाबदार हैं। आपको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए, पहले तो ये बताइए। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप जवाबदार हैं, आपकी जवाबदेही होती है, ठीक है। आइए आपको अकाउंटेबिलिटी का एक और एग्जांपल देते हैं। आप सभी लोगों ने कौटिल्य के बारे में सुना है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, जो भी नाम बोले, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ठीक है। अर्थशास्त्र में उन्होंने कई सारी बातें करी हैं, इवन करप्शन के बारे में बातें करी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने
अपने जमाने में 40 तरह के करप्शन के तरीके बताए थे। आज के डेट में जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसने 27 तरीके के ही करप्शन खोजे हैं। इन्होंने 40 बता रखे थे, हम आज 27 पे ही हैं। एनीवेज, अर्थशास्त्र में चाणक्य ये कहते हैं या कौटिल्य ये कहते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट बी मेड अकाउंटेबल। और एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो पीएसयू टाइप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब ऐसी संस्थाएं जहां की सरकार कुछ सेवा देके बदले में पैसे लेती है जनता से, यानी पीएसयू टाइप ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आज के डेट में हो गया आपका बीएसएनएल, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, इस तरह की चीजें, जहां सरकार आपको कोई सेवा दे रही है, टेलीकॉम सेवा दे रही है, रेलवे सेवा दे रही है, डाक सेवा दे रही है और आपसे बदले में पैसे ले रही है, यानी सर्विसेज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं, इनमें जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इनको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। कैसे? चाणक्य ये कहते हैं कि अगर ये संस्थाएं लॉस कर रही हैं, अगर ये संस्थाएं लॉस में जा रही हैं, तो जो लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी ब्यूरोक्रेट की सैलरी से करो, कि आपने ठीक तरीके से इन संस्थाओं को नहीं चलाया। ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है। अब सोचिए, उस जमाने में अर्थशास्त्र में कौटिल्य कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल बनाओ, इनकी जिम्मेदारी फिक्स करो, इनकी जवाबदेही फिक्स करो। अगर इनके द्वारा संचालित संस्थाएं घाटे में जाती है तो वो घाटे की भरपाई इनकी सैलरी से होगी, या तो इनकी सैलरी बंद कर दो, क्या आपने काम ठीक से नहीं किया। अब सोचिए इसके वजह से क्या होगा। इसकी वजह से ये होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स इन संस्थाओं को चलाते हैं वो अकाउंटेबल होंगे अपनी संस्था के प्रति, वो अकाउंटेबल होंगे अपनी संस्था के प्रति। वो चाहेंगे कि उनकी संस्था ठीक से चले, मुनाफा कमाए, घाटा ना करे। ये उस जमाने की बात है। टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी, accountability is always enforced top to bottom, responsibility always springs up from bottom to top। ठीक है। अब आप सोचिए आज की डेट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह दे कि बीएसएनएल में जो ऑफिसर बैठे हैं, रेलवेज में जो आईआरटीएस ऑफिसर बैठे हैं, पोस्टल में जो इंडियन पोस्टल सर्विस के लोग बैठे हैं, उन सब की सैलरी बंद कर दो अगर ये कंपनी नुकसान करती है तो। आपको पता है कि बीएसएनएल, एयर इंडिया, रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सब ह्यूज लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ह्यूज लॉस मेकिंग, बहुत ही ज्यादा। खासकर बीएसएनएल और एयर इंडिया तो अकेले ही सरकार का 25% नुकसान करा देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब से चाह रही है एयर इंडिया को बेचना, नहीं बेच पा रही। तो अर्थशास्त्र में अकाउंटेबिलिटी को इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया आपको। अकाउंटेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है एक्सटर्नल और एक हो सकती है आपकी इंटरनल। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये आपके ऊपर फोर्स किया जा सकता है टॉप टू बॉटम। जैसे आप अपने ऑफिस में जब आप ज्वाइन करेंगे सिविल सर्वेंट, तो आप अपने ऑफिस के हेड होंगे, आप अपने ऑफिस को हेड करेंगे, ठीक है। तो आप अकाउंटेबल हैं अगर आपकी टीम से कोई गलती होती है तो। यू आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आप अकाउंटेबल तो हैं। और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? वो जो कि आपके अंदर की इनर कॉन्शियंस की वॉइस है, जो कि आपके इनर कॉन्शियंस की वॉइस है। आप जब अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे आईने में, या जब आप अपने जमीर की बातें सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आजकल एक नया टर्म चल रहा है कॉल्ड एज सोशल अकाउंटेबिलिटी, और एक और टर्म आ गया है ओपन अकाउंटेबिलिटी। आप लोग चाहें तो इन टर्म्स को इंटरनेट पे देख सकते हैं।
और आप लोग एक दो और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी में ही एक तरीका होता है ऑडिट करने का, नोन एज सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि सरकार की कोई भी स्कीम से जो लाभार्थी हैं, मतलब जिन लोगों को ध्यान में रख के स्कीम बनाया गया है, जो लाभार्थी हैं, उन्हीं लाभार्थियों को साथ लेकर के इस स्कीम की समीक्षा की जाएगी कि इन लाभार्थियों को वास्तविकता में लाभ मिला कि नहीं मिला। जैसे मान लीजिए मनरेगा है, किसी गांव में मनरेगा अगर लागू किया गया तो मनरेगा क्या कहता है कि भाई गांव में हर हाउस होल्ड में कम से कम एक आदमी को पूरे साल में 100 दिन अनस्किल्ड मैनुअल लेबर प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो डिमांड करता है तो अब गांव में जितने भी घर हैं उन सभी में से एक एक आदमी को बुला लीजिए, उन सभी से पूछिए कि क्या आपको हर साल 100 दिन मैनुअल अनस्किल्ड वर्क मिला कि नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट। जिन लोगों को आपने बुलाया है उनसे ही पूछिए कि काम मिला कि नहीं मिला, काम आपने किया कि नहीं किया, जब काम कर लिया तो क्या उसके 15 दिनों के अंदर, जैसा कि नियम है, आपको पेमेंट मिली कि नहीं मिली। तो दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑडिट। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो एंड रिसिपिएंट्स हैं सरकारी सेवा के, वो भी एक्टिव स्टेक होल्डर बन जाते हैं ऑडिट में। तो जो पूरी की पूरी सरकार की मशीनरी है, इट बिकम्स अकाउंटेबल टू पीपल, इट बिकम्स अकाउंटेबल टू पीपल। जो वहां के गांव के लोग हैं उनके प्रति जवाबदेह हो जाती है पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट, कि जो एंड रिसिपिएंट्स हैं उनको ही टेक करके, उनको ही लेकर के आप ऑडिट करें, पूरे स्कीम की समीक्षा करें। दैट बिकम्स योर सोशल ऑडिट। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल दिया जाए अगर आपको, आप लोगों को पता है जुडिशियल एक्टिविज्म नाम की एक चीज होती है। आप एक बात बताइए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल को एक लॉ ऐसा पास कर दिया कि आज के बाद से इंडिया में किसी भी जानवर की हत्या नहीं होगी, किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। ठीक, क्या ये लॉ इंप्लीमेंट किया जा सकता है? मान लीजिए इंप्लीमेंट कर भी दिया गया, अब आप एक बात बताइए, आर जजेस अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ इंडिया? इनडायरेक्टली होते हैं बट डायरेक्टली नहीं होते। इनडायरेक्टली भी होते हैं थ्रू पार्लियामेंट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि जो जुडिशरी है, इट इज इंटरफेयरिंग इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है बाई लॉज बनाना और इम्प्लीमेंट करना लॉज को। अब इस काम में जुडिशरी ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स जुडिशियल एक्टिविज्म। बट जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ इंडिया। पॉलिटिशियंस आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में जनता उनको जवाब देती है, पॉलिटिशियंस को। हर 5 साल में जनता फिर से चुन के पॉलिटिशियंस को तख्त पर बिठाती है, जजेस को नहीं। जजेस तो खुद को ही चुनते हैं थ्रू कॉलेजियम। तो हाउ आर दे अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ इंडिया? अगर पार्लियामेंट के थ्रू कोई एमपी चाहे भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना, द एंटायर प्रोसेस इज सो डिफिकल्ट दैट सो फार नो जज हैज बीन इम्पीच्ड इन इंडिया। सो judiciary is not accountable to people of India. MPs are accountable to people of India, but it is judiciary which is making more laws than the parliament. So judicial activism is bad. That is one argument for criticizing judicial activism कि judges are not accountable to people of India. MPs are, क्योंकि उनको हर 5 साल में चुनाव जीत के आना होता है। ठीक है, now the last वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट इज ऑब्जेक्टिविटी। इसमें डिटेल में जाने से पहले आई विल टेल यू अगेन टू डू अ होमवर्क। एक आपके लिए
होमवर्क है। फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी, impartiality, neutrality and non-partisanship। ये आपके खंड क के लिए पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग पता करिए, अपने नोटबुक में इसको लिखिए और याद रखिएगा। नाउ कम बैक टू व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? आप कब कहेंगे किसी ब्यूरोक्रेट में ऑब्जेक्टिविटी है और सब्जेक्टिविटी नहीं है? ऑब्जेक्टिविटी एक तरह से मतलब होता है निष्पक्षता। ऑब्जेक्टिविटी एक तरह से मतलब होता है निष्पक्षता। अब सुनने में तो निष्पक्षता लगता है आपको ऑलमोस्ट सेम एज इम्पार्शियलिटी, बट एक्चुअली होता नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिविटी का डेफिनेशन ये होता है दैट यू आर गाइडेड बाय फैक्ट्स, फिगर्स एंड evidences and not influenced by rumors, imaginations and assumptions। मतलब आपके सामने जो एविडेंस, जो गवाह या फिर जो सबूत पेश किए जाएंगे, आप उसके बेसिस पे ही काम करेंगे, आप उसी को मान के सच की तरफ बढ़ेंगे, ना कि आपके दिमाग में जो पहले से कोई बात भरी हो, या आपने कहीं कुछ सुना हो, या आपने मान लिया हो कि ये तो ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं। इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स दैट यू आर बाउंड बाय एविडेंस, इट मीन्स दैट यू आर गाइडेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूमर्स, स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडिसेस। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज। जैसे कई बार कहते हैं ना कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराओ ताकि एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि एक ऑब्जेक्टिव, फेयर एंड नॉन पार्टीशन इंक्वायरी हो सके। ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जेक्टिविटी का जो टर्म है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। आप किधर जाना चाहते हैं? मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका डेस्टिनेशन। आप जब चलना शुरू करेंगे तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स, बेस्ड अपॉन एविडेंसेस। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज। One of the good examples for objectivity would be T.N. Session, former Chief Election Commissioner of India। क्यों होंगे ये अच्छे एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिविटी के? बात 1990 के आसपास की है, ठीक है, 1990 के आसपास की है। इससे पहले जो वोटर आई कार्ड होते थे उसमें फोटो नहीं होता था। टीएन सेशन वांटेड फोटो टू बी इंक्लूडेड। ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इन्होंने ये प्रपोजल दिया तो इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ऑलमोस्ट एवरी ब्यूरोक्रेट, सबने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता। बट ही वाज ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच। ही वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय what people were saying about him. He was not influenced by rumors. He was not influenced by assumptions. इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखा। इन्होंने डिसाइड किया कि फोटो को इंक्लूड करना है तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्टोरल फ्रॉड्स कम हो जाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज को इसी बात का डर था कि फोटो जब आ जाएगा तो बोगस वोटिंग बंद हो जाएगी। तो टीएन सेशन के साथ बहुत सारी चीजें हुई। इनके पावर्स को डाइल्यूट किया गया, इनके बारे में प्रोपागेंडा चलाया गया, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। बट ही रिमेन्ड ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच कि मुझे ये काम करना है तो करना है,
फोटो होगा तो फ्रॉड वोटिंग कम होगी, फोटो होगा तो लोगों को सहूलियत होगी वोटिंग देने में। तो ही वॉज ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच, ही वॉज करेजियस इन हिज अप्रोच, ही वॉज इनोवेटिव इन हिज अप्रोच। टीएन सेशन का नाम इनोवेटिव में भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों है? बिकॉज टीएन सेशन ने इतना बड़ा चेंज फ्रॉम नो फोटोग्राफ टू फोटोग्राफ, यानी कि आज की डेट में ईपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये जो वर्ड है पी, ये टीएन सेशन की ही देन है। टीएन सेशन ने इतना बड़ा चेंज फ्रॉम नो फोटो टू फोटो का जो चेंज है वो बिना कोई नया रूल बनाए या बिना कोई नया रूल मांगे या बिना कोई एक्स्ट्रा हेल्प मांगे, एग्जिस्टिंग रूल्स के अंदर ही अपने पावर्स को इंटरप्रेट करते हुए एक नए इनोवेटिव अप्रोच से, एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर ही अपने पावर्स को इंटरप्रेट करते हुए विदाउट आस्किंग फॉर एनी मोर हेल्प, इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को अचीव कर लिया। That is why he was innovative, he was objective, he was courageous as well. Okay, so this brings us to the end of today's class. हम लोगों ने आज नोलन कमिटी के 7 वैल्यूज को देखा है। इन 7 वैल्यूज के मैंने आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। आप लोगों को और भी एग्जाम्पल्स अगर मिले तो बिल्कुल इंक्लूड करिए। नोट्स आपके हैं, आप जितने एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे उतना ही अच्छा है। एग्जाम्पल्स जितने इंक्लूड करें उतना ही अच्छा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल्स मिले बिल्कुल इंक्लूड कीजिए। आप लोग हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को।